रीबॉर्न ऑफ क्वीन आफ्टर डेथ एपिसोड 14। ड्राइवर जल्दी से उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो लड़की अपने सामने खड़ा इंसान को देखा तो पहले तो वो डर गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से में आकर एक जोरदार चाटा मार दिया। वहां मौजूद आसपास के सभी लोग लड़की और ड्राइवर को ही देखे जा रहे थे, लेकिन लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बस गुस्से में आकर ड्राइवर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। यू इडियट, तुम अब आ रहे हो? हाँ, तुझे पता है मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, मुझे मुझे मोनिका कपूर को इंतजार करवाया। तुझे तो मैं तेज को कहकर नौकरी से निकलवा दूंगी, देखना। ड्राइवर अभी भी कुछ नहीं कहा, बस बेचारा अपना एक हाथ थप्पड़ पड़े गाल को पकड़े हुए नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा हुआ था और मोनिका के डांट को सुने जा रहा था। अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? लगेज को उठाओ और चलो यहाँ से। मुझे एक सेकंड खड़ा हो नहीं पा रहा है यहाँ। इतना कहकर अपने आंखों पर चश्मा लगाते हुए बोली। वही ड्राइवर थोड़ा डरते हुए जी मैडम कहकर उसका लगेज उठाने लगा और उसके पीछे पीछे चला गया। ये मोनिका कपूर थी, जानी मानी कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर किशोर कपूर की एक लौती बेटी मोनिका थी। हालांकि उसका एक बड़ा भाई भी है। हालांकि कपूर इंडस्ट्रीज दुनिया के टॉप 10 के लिस्ट में आती थी, जिस वजह से कपूर खानदान पूरे दुनिया में अमीरों के लिस्ट में आता था। यही एक कारण था जो मोनिका को इतना घमंड में हमेशा रहती थी। भले ही कपूर खानदान पूरे दुनिया में अमीर खानदानों में से एक ये खानदान क्यों ना हो, लेकिन सिंह खानदान के सामने कुछ भी नहीं था। मोनिका एयरपोर्ट से बाहर आकर खड़ी हो गई और यहाँ वहां देखने लगी। ड्राइवर पहले तो कंफ्यूज हो गया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गया। उसने जल्दी से आकर कहा, मैडम हमारी गाड़ी ये रही, आइए। गाड़ी की पूछे का दरवाजा खोलते हुए कहा। बानी एक तिरछी नजर उस पर डाली और जल्दी से अंदर आकर बैठ गई। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी में बैठकर आगे भागा दिया। पीछे बैठी मोनिका आज बहुत ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि आज वो अपने बचपन के दोस्त या यूं कहे कि बचपन का प्यार। गाड़ी रफ्तार के साथ रोड पर आगे बढ़ रही थी। मोनिका टाइम पास करने के लिए अपने मोबाइल में बिजी हो गई। कुछ देर बाद जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी भौएं सिकुड़ गई और गुस्से में कहने लगी, यू तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ये वो रास्ता नहीं है जो तेज के वाला की तरफ जाता है। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ड्राइवर बैक मिरर से देखते हुए कहा, मैडम हम कपूर मैंशन जा रहे हैं। साहब ने कहा है कि आपको सिफली कपूर मैंशन छोड़ आए। ड्राइवर की बात सुनकर मोनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी। 40 मिनट्स के बाद ड्राइवर मोनिका को कपूर मैंशन को छोड़कर वहां से निकल गया। दूसरी ओर कश्यप विला में बानी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी उसे याद आता है ली उसके पास कुछ पावर्स है। पहले से ही उसे 2 पावर्स के बारे में पता था, पहला हैंड पावर, दूसरा माइंड पावर। बाकी के पावर्स के बारे में पता लगाना जरूरी था। बानी पहले अपना कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर आकर बैठ गई और सोचने लगी, मेरे पास पहले से ही 2 पावर्स है, बाकी का तो कैसे पता करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो यही सोच रही थी तभी उसके दिमाग की घंटी बजी और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, कहीं इन 2 पावर्स में ही बाकी के पावर्स छुपा तो नहीं है? अरे बानी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होता तो अब तक तो पता चल चुका होता, लेकिन अभी तक मुझे बाकी के पावर्स के बारे में पता भी नहीं चल रहा। ये सब सोचते हुए अपने आंखों को मलने लगी, लेकिन बानी बस अपने आंखों को ही मलते ही जा रही थी। वो सोच में इतना डूबी थी कि वो अपनी आंखों को बार बार मसलने पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सोचते हुए ही उसका ध्यान सामने चला गया। सामने से एक नौकर चला आ रहा था। ये देखकर मन में ही बुदबुदाने लगी, लो अब इसकी कमी थी, अब ये क्यों यहाँ आ रहा है? कहीं मिस्टर कश्यप उसे बुला तो नहीं रहा है? लेकिन अगले ही पल वो चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बानी को अपनी आंखें फाड़े सामने की ओर देखी जा रही थी। सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि सामान्य दरवाजा तो बंद था, फिर भी वो दरवाजे की दूसरी ओर का नजारा देख पा रही थी। एक बार अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोला तो इस बार पहले की तरह कुछ नहीं दिखा। ये देखे बानी थोड़ी उदास हो गई। अरे बानी, ये कोई भ्रम होगा तेरा, इतना ज्यादा मत सोच, अपने आप को दिलासा देते हुए कहने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बानी अपनी सोच से बाहर आकर दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलकर बानी सामने की ओर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वही नौकर था जो कुछ देर पहले उसने दरवाजे के दूसरी तरफ देखा था। तब यही नौकर सामने से आता हुआ देखा था और कुछ सेकंड में वही नौकर सचमुच उसके सामने खड़ा हुआ था। नौकर ने देखा कि बानी उसे एक टक घूरे जा रही है। ये देखकर वो थोड़ा असहज हो गया।
उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि बानी उसे बस एक टक आंखें फाड़े देखे जा रही थी। नौकर अपने आप को सहज करते हुए कहा, मैडम आपको लंच के लिए बुला रहे हैं। नौकर की बात सुनकर वो होश में आ गई और जवाब देते हुए बोली, ठीक है आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो नौकर बानी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। बानी को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने देखा था क्या वो सपना था या हकीकत। इन्हीं सोच में वो लंच के लिए कमरे से बाहर चली गई। डाइनिंग टेबल पर बानी से पहले ही महेश, रूपाली और पिया पहले से ही मौजूद थे। बानी भी आकर उनके साथ बैठ गई। बानी को देखकर महेश कर रूपाली दोनों ही एक साथ मुस्कुरा दी। दोनों को देख बानी भी हल्की सी एक मुस्कान बिखर दी। बानी के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे, लेकिन इन सारे सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगने वाला था। अब क्या करेगी बानी? क्या इन सारे सवाल का जवाब ढूंढ पाएगी? दूसरी तरफ सिंह विला में एक BMW गाड़ी तेजी से आकर घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक इंसान उतरकर जल्दी से घर के अंदर आ गया। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि एरिस ही था। वही तेजवीर स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था। एक नौकर एरिस को देखकर जल्दी से भागकर तेजवीर को बताया कि एरिस साहब आए हैं। ये सुनकर तेजवीर ने उसी सर्वेंट से कहा, उन्हें अंदर भेजो। सर्वेंट भी जी कहकर कमरे से बाहर आ गया और जाकर एरिस को बताया कि उसे साहब बुला रहे हैं। ये सुनकर एरिस जल्दी से तेजवीर के पास चला आया। कैसे हो तेज? एरिस अंदर आते हुए पूछा। तेजवीर जो फाइल पढ़ने में डूबा था, एरिस की बातें सुनकर अपना सिर ऊपर उठाया। एरिस को देखते हुए कहा, ठीक हूँ। एरिस बैठते हुए कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बातें बतानी है। तेजवीर एरिस की बातें सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी शांत से बैठा हुआ था और आगे कहने का इंतजार करने लगा। एरिस ने तेजवीर को देखकर आगे कहा, कल दिल्ली में एक भयानक हादसा होते होते बचा। तेजवीर के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। एरिस आगे कहा, शॉपिंग मॉल में बॉम्ब फिक्स सेट कर दिए गए थे। वो भला हो उस शुभ चिंतक का जो वक्त पर हमें पता चल गया। उसने हमें हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल्स में बता दिया था, इसलिए उस बॉम्ब को और उस बॉम्ब लगाने वाले को बड़े ही आसानी से पकड़ लिया। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आई, वो शुभ चिंतक कौन था और उसे कैसे पता चला कि आज ये घटना घटित होने वाला है? कैसे? जब एरिस ये सब बातें कह रहा था तब उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था। वही तेजवीर ने जब आखिरी शुभ चिंतक के बारे में सुना तो वो भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उस कमर में कुछ पल तक खामोशी के बाद तेजवीर ने कहा, मम, ये अच्छी बात है कि इतना बड़ा भयानक बॉम्ब ब्लास्ट होते होते बचा है। ये हमारे लिए और सबके लिए अच्छा हुआ। हाँ ये तो है, लेकिन वो इंसान कौन हो सकता है ये पता नहीं चल रहा, एरिस ने कहा। अब उसके बारे में बाद में पता लगा लेंगे, लेकिन इस वक्त ये सब किसने किया, किसने करवाया, इन सब के पीछे किसका मास्टरमाइंड है ये पता लगाना जरूरी है, तेजवीर ने गंभीर होकर कहा था। ये सुनकर एरिस भी सीरियस ट्यून में कहा, इसलिए तो यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास तेज। तेजवीर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पता है मुझे कि आप यहाँ आने का असली कारण क्या है। एरिस बैग में से एक फाइल निकालकर तेज को देते हुए कहा, ये रही फाइल। हेडक्वार्टर्स से अप्रूवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजा है। गवर्नमेंट से भी बिना देरी किए अप्रूवल दे दिया है और हमारा डिपार्टमेंट में से मैंने भी अप्रूवल दे दिया है। आपने क्यों? ये काम आप भी तो कर सकते हैं ना, आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं? तेजवीर ने कहा तो उसकी बातों पर एरिस ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सिंपल आंसर, ये काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। वैसे मुझे दूसरे कामों में बिजी कर दिया है हेडक्वार्टर ने, जिस वजह से मुझे ये न्यू केस हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तेजवीर बस हाँ में सिर हिला दिया। वो अच्छी तरह से पता था कि एरिस दूसरे केस में उलझाया हुआ है। तेजवीर भी चुपचाप फाइल ले लिया और एरिस से कहा, हो जाएगा। ये सुनकर एरिस खुशी से सैल्यूट करते हुए तेज से कहने लगा, आई नो ड्रॉ। इससे आगे और कुछ कह पाता तेजवीर एरिस की तरफ देखने लगा। उसे ऐसा देखता देख एरिस जल्दी से चुप हो गया। एरिस भी जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, ओह ये क्या, मुझे क्या कहना था और क्या कह दिया। वैसे तेज बानी कहाँ है और कैसी है? वैसे यहाँ आया हूँ तो उससे भी मिलकर चला जाऊंगा। तेजवीर बड़े ही आराम से कहा, वो यहाँ नहीं है, कश्यप विला में है। ये सुनकर एरिस मुंह बनाते हुए कहा, क्या? बानी कश्यप विला में है? पर आपने वहां क्यों भेजा है? वैसे वो लोग बड़े ही अजीब है, बानी को वहां भेजना नहीं चाहिए था। बेचारी, उसको कितना परेशान करते हैं वो लोग। सच में बानी बहुत ज्यादा मासूम है। तेजवीर जैसे ही एरिस ने बानी के जिक्र हुआ, उसकी आंखों के सामने बानी का मासूम और खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। उसका हंसना, प्यार से बातें करना,
बच्चों की तरह चहकना, बच्चों की तरह उसके ऊपर हाथ पैर रखकर सोना, ये सब याद करते ही न जाने कब तेजवीर ले चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये पता ही नहीं चला। वही एरिस तेजवीर के चेहरे पर मुस्कान देखकर कुछ पल के लिए तो हैरान हो गया। हमेशा गंभीर रहने वाला इंसान आज उसके चेहरे पर मुस्कान था। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? रेगिस्तान में कमल का फूल। एरिस ने जैसे ही ये कहा तेजवीर के चेहरे पर मुस्कान जमसी गई। ये देख एरिस जोर जोर से हंसने लगा। कुछ पल तेजवीर गुस्से में एरिस को घूरने लगा और अगले ही पल वो हंसने लगा। तेज हंसी को राइक कर थोड़ा सीरियस ट्यून में कहा, हाँ वो मेरे लिए सब कुछ है। हाँ पता है तेज, वो कितनी इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वैसे मुझे पता है अगर बानी तुझे नहीं मिली होती तो तू जिंदगी भर कुंवार ही रहता। चाहे कितने सारी लड़कियां तेरे पास आए, वो लड़कियां तुझे छू भी नहीं पाती और ना ही तुम किसी लड़कियों को छू सकते थे। एरिस सीरियस होकर कहा था। वही तेजवीर को थोड़ा झटका लगा एरिस की बातें सुनकर। एरिस ने देखा कि तेजवीर उसे ही सवालिया नजरों से देख रहा है। एरिस थोड़ा आगे झुकते हुए एक आह भरी और आगे कहा, मुझे पता है तेज तेरे मन में क्या चल रहा है। तेज मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है। वैसे इसे बीमारी का नाम देना भी गलत होगा, क्योंकि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं और ना ही छोटी, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है बस, और इसे बीमारी का नाम देना गलत होगा, वरना तुम बानी के साथ नहीं रह सकते थे। तेजवीर एरिस को घूरे जा रहा था। एरिस भी समझ गया कि तेज उसे घूरने का कारण क्या है। वो हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ तेज, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें वुमेन एंटी डिसऑर्डर की बीमारी है? तुम किसी को दूसरी लड़कियों को छू नहीं सकते, और ना ही लड़कियां तुझे और मुझे ना बहुत सालों से पता है। सच कहूं तो मैंने जब तुम्हारे पास आया था यूएस को तब पता चला तुम बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे। तुम्हारे कॉलेज के एक पार्टी में किसी लड़की तुझे तेरे साथ सोने की कोशिश की थी। तुझे बिना पता चले तेरे ड्रिंक में ड्रग्स ऐड कर दिया था। तब जाकर मुझे सब कुछ पता चल गया। ये सुनकर तेजवीर एक आह भरी और खुर्ची से पीछे की ओर टीका कर बैठ गया। उसे देख ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है या फिर डर। बस चेयर को आगे पीछे करते हुए कहा, हम भाई आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि इसके बारे में आपको नहीं पता है? मैं सब जानता हूँ कि इस बीमारी के बारे में आपको सब पता है। मुझे ये भी पता है आपने उस लड़की को किस तरह सजा दी थी। एक पल चुप्पी के बाद तेजवीर फिर आगे कहा, वैसे भाई आपके साथ साथ दादाजी दादी जी बड़ी मॉम और डैड को इसके बारे में पता है क्या? उनको भी पता है? एरिस थोड़ा हैरान होते हुए कहा। तेजवीर हाँ में सिर हिला दिया। वैसे कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा ना ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। वैसे इसके बारे में कम से कम पता हो तो अच्छा होगा, वरना इसका फायदा लेकर तेरी जान को खतरा हो सकता है। और दूसरी बात यह भी अच्छा है कि कोई भी इंसान तेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा क्योंकि बानी तेरे साथ है, एरिस शांति से कहा। तेजवीर बस हाँ में सिर हिलाया। तेजवीर और एरिस दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक सर्वेंट आकर कहा, साहब लंच तैयार है। ठीक है तुम जाओ, तेजवीर फाइल को एक ड्रॉवर में रखते हुए कहा, और एरिस से कहा, क्या आप रॉयल विला जाने वाले हो? उसकी बातों पर एरिस ने कहा, हम वही सोच रहा हूँ कि जाओ या ना जाओ, क्योंकि मुझे जल्दी से इसके बारे में रिपोर्ट भी जो करनी है। क्या तुम भी साथ चलोगे? दोनों जाकर घरवालों से मिलकर आएंगे, क्या कहते हो? हम ठीक है, तेजवीर ने कहा और दोनों उठकर लंच करने के लिए चले गए। कश्यप विला में बानी अपनी कमरे में बैठकर लैपटॉप में काम कर रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो जो भी काम कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो काम करते वक्त गंभीर लग रही थी। उसी समय एक घर के नौकर बानी के लिए जूस लेकर उसके कमरे में बिना नॉक किए सीधे अंदर चला आया। बानी ने देखा कि एक नौकर कमरे के अंदर आया है। ये देखकर वो गुस्से से भर गई। बिना कोई नॉक किए सीधे अंदर कैसे चले आए? हाँ, बानी थोड़ा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। ये सुनकर वो नौकर थोड़ा हड़बड़ा गया और डरते हुए कहा, वो मैडम, मैं आपके लिए जूस लेकर आया था, आपको देने के लिए। आपके कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा इसलिए बिना नॉक किए अंदर आ गया। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर पहले बानी एक नजर उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस के ग्लास को देखा, फिर उस नौकर को देखकर बानी अपनी तिरछी नजर करके पूछा, क्या तुम इस घर में नए हो? जी मैडम जी, नौकर सिर झुकाए बोला। बानी उसको एक गहरी नजर से देखकर बोली, ठीक है, वही टेबल पर जूस रखकर जाओ यहां से। नौकर भी बिना देरी किए जूस के ग्लास को टेबल पर रखकर वहां से चला गया। बानी उसको जाता हुआ देख रही थी। बानी जूस के ग्लास को उठाकर देखने लगी और सीधे बाथरूम में जाकर उस जूस को वॉशिंग बेस में डाल दिया।
बानी का चेहरा अभी भी शांत दिख रहा था। बानी अपना काम करने वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गई, फिर से अपना काम करने में बिजी हो गई। इसी काम में एक दिन बीत गए। बानी अभी भी लैपटॉप में अपना काम करने में व्यस्त थी। रात के डिनर के लिए कई बार नौकर बानी को बुलाने आया था, लेकिन बानी बाद में कहकर बार बार टाल रही थी। वहीं रूपाली के कमरे में रूपाली और महेश दोनों ही बैठकर अपनी छोटी बेटी निम्मी के बारे में बात कर रहे थे। तभी रूपाली बोली, महेश अपने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा महेश? ना ही हम बानी के प्रॉपर्टीज पर हक जमा रहे हैं और ना ही बानी का दिल ले पा रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो हम अपनी छोटी बेटी को खो देंगे महेश। रूपाली की बात सुनकर महेश गंभीर होकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा रूपाली, हम अपनी छोटी बेटी निम्मी को जरूर बचा लेंगे। महेश की बात सुनकर रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, महेश तुम्हें बानी के बारे में पता है, मतलब उसके पास्ट के बारे में? माँ जी ने उसे घर लेकर आ गई थी जब वो 12 साल की, तब हम में से कोई भी नहीं जानता कि बानी की असलियत क्या है, वो कौन है और कहाँ से बिलोंग करती है, लेकिन माँ को जरूर पता थी, है ना महेश? महेश रूपाली की बातों को बड़े ही गंभीर से सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रूपाली, इसके बारे में जरूर पता थी, लेकिन माँ ने कभी मेरे सामने बानी के बारे में उसकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात नहीं बताई। वो तो मैंने एक दिन माँ को किसी से बात करते हुए सुन लिया था कि बानी अरोड़ा खानदान से ताल्लुक है और उसके नाम पर करोड़ों को प्रॉपर्टीज है, और माँ ये भी कह रही थी कि हो सके तो इस बात को ज्यादा गुप्त रखने को। लेकिन रूपाली, जब से मुझे बानी के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, मैंने बहुत कोशिश की इसके बारे में पता लगाने को, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। मैं अभी तक पता नहीं लगा पा रहा हूँ। रूपाली बोली, इसका मतलब माँ जी सब कुछ जानती है बानी के बारे में? ये कहते ही दोनों आह भरने लगे। तभी पिया कमरे के अंदर आती हुई बोली, इसके बारे में हम बाद में पता लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें निम्मी को बचा लेना चाहिए मॉम डैड। वो दोनों पिया को देखकर वो लोग भी पिया ले बातों पर अग्री होते हुए हाँ में भर दी। आखिर बानी की सच्चाई क्या है? कौन है बानी? खैर, ये तो पता लगा लेंगे। यहाँ बानी अपने कमरे में लगातार काम करने के बाद उसे जोरों से भूख लगने लगा था। कुछ खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर चली आई। बानी का छोटा सा कमरा किचन के पास ही था, जिसे जल्दी से जाकर अपने लिए एक प्लेट में खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई, लेकिन कुछ सोचकर वापस से कमरे में चली गई। दूसरी तरफ रॉयल सिंह विला में तेजवीर और एरिस दोनों ही रॉयल सिंह विला में आए हुए थे। दोनों ही हमेशा से जब भी आना जाना होता तो ज्यादातर साथ में ही आया जाया करते थे। आज दोनों को आया हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। 3 साल की परी अपने डैड और अपने चाचू के साथ खिलखिलाकर हंसकर खेल रही। दामोदर जी और कविता जी दोनों पोते से बात करने में लगे हुए थे। तभी किचन से अरुणिमा हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती हुई बोली, वैसे तेज बेटा, आपने बानी को कश्यप विला भेजना नहीं चाहिए था। आपको तो पता ही है, इनफैक्ट हम सबको पता है कश्यप परिवार के लोग कैसे हैं। वो लोग तो बानी को परेशान करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। आप जल्दी जाकर बानी को लेकर आइए। ये कहते हुए सबको चाय और स्नैक्स सर्व करने लगी। गौतमी भी अरुणिमा के बातों को सहमति देते हुए बोली, हाँ बेटा, दीदी सही कह रही है, आप बानी को वहां पर भेजना नहीं चाहिए था। एरिस, जो कि अपनी बेटी को खाना खिलाने में लगा हुआ था, उसने कहा, अरे माँ, छोटी माँ, आप दोनों शांत रहिए। वैसे तो मुझे पता है भाभी को कुछ नहीं होगा, खासकर जब तक तेज उसके साथ है। और दूसरी बात यह भी है, तेज आज जाकर बानी को ले आएगा। बस 2 दिन के लिए ही गई हुई है, आप परेशान ना हो। तभी एरिस की नजर लीला के ऊपर पड़ी। वैसे लीला मासी, आप तेज के विला में रहने वाली थी ना, आप यहाँ है? लीला, जो डाइनिंग टेबल क्लीन करने में लगी हुई थी, वो काम करते हुए बोली, जी एरिस बाबा, मैं अगले महीने से वहीं पर रहूंगी। क्यों, अभी क्यों नहीं रह सकती? एरिस ने पूछा। लीला बोली, वो इसलिए बाबा, ताकि मैं चाहती हूँ छोटे बाबा और बानी बेटी कुछ दिन तक दोनों साथ में टाइम स्पेंड करे। वैसे तो वहां पर कई सारे सर्वेंट्स भी कुछ दिन के लिए वो लोग हैं ही, और मैं जब छोटे बाबा के विला जाऊंगी ना, तब ढेर सारे स्नैक्स, पिकल्स और कुछ चीजें लेकर जाने के लिए उसकी तैयारी कर रही हूँ। लीला के बात सुनकर तेज और एरिस दोनों ही हैरानी से मुंह फाड़े लीला को ही देख रहे थे, तो वही बाकी के घर वाले लीला की बातें सुनकर हंस रहे थे। लीला के बात सुनकर तेज और एरिस दोनों ही हैरानी से मुंह फाड़े लीला को ही देख रहे थे, तो वही बाकी के घर वाले लीला की बातें सुनकर हंस रहे थे। वाह लीला मासी, आप ऐसे तैयारी कर रही हैं जैसे बानी की गोद भराई हो। इतना कहकर वो अपनी चाय का कप उठाकर चाय पीने लगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर सभी लोग, साथ ही सर्वेंट्स लीला के साथ एरिस को बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही देखने लगे। वही तेजवीर एरिस को घूरे जा रहा था।
एरिस ने देखा कि सबकी नजर उसी पर है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चाय पीते हुए बड़े ही आराम से कहा, अरे ऐसे मत देखो, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप लोग मुझे इस तरह देख रहे हो। ये सुनकर कभी एरिस को देखते तो कभी तेज को, कभी एरिस को तो कभी तेज को। तेज और एरिस को छोड़कर बाकी सभी लोग, साथ ही सवेंट्स भी एक साथ कविता जी को देखने लगे। वही तेजवीर अपना माथे को पीट लिया। वही एरिस अपने चाय का घूंट पीने के लिए मुंह के पास ले आया, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और अपनी आंखें चौड़ी हो गई और एक ही झटके में तेज के तरफ देखने लगा। वो उसे ही घूर रहा था। एरिस और एकता दोनों ही बेबसी से तेज को देखने लगे। एरिस मन में ही बड़बड़ाने लगा, लो गई भैंस पानी में, ये मैंने क्या कर दिया। दादी के सामने परदादी के फीलिंग्स को जगा दिया। गौतमी भी बेबसी से अपने बेटे को देखे जा रही थी, तो वही अरुणिमा के साथ बाकी सब मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। कविता अपनी आंखों में चमक लिए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खुशी से चहकते हुए बोली, लो हो गया तय, मैं दूसरी बार ग्रैंड दादी बनने जा रही हूँ। सबकी मुंह मीठा करा दो, वो भी एडवांस में। माँ जी, एडवांस में खुशी मनाना ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? गौतमी हिचकिचाते हुई बोली। लेकिन वही तेजवीर शांत से अपने जगह पर बैठा हुआ था। उसके अंदर अपने बड़े भाई के लिए चिढ़ तो बहुत हो रही थी, लेकिन उसको ये भी अच्छी तरह से पता था कि अब उसकी दादी माँ किसी की नहीं सुनने वाली। तेजवीर अपने माथे को उंगलियों से हल्की हल्की सी खुजलाते हुए चुपचाप बैठा था। कविता तेजवीर की तरफ मुड़ते हुए बोली, सुन गुड्डू, मुझे 10 महीने के अंदर पोता या पोती चाहिए और मुझे 1 महीने में ही गुड मिल जानी चाहिए, समझाना। तेजवीर अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ही आराम से बैठा है। वो तो अंदर ही अंदर एरिस पर चीड़ जरूर हो रहा था, साथ ही थोड़ा डर भी। इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन आदमी एक छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा परेशान और डर हो रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी तेजवीर के साथ ऐसे हालात भी पैदा हो सकती है, लेकिन सच्चाई ऐसा है, सिचुएशन ऐसा ही है। तेजवीर परेशान इसलिए था कि बानी को बुरा न लग जाए, क्योंकि बानी को एक बात पता नहीं थी। एरिस, एकता, तेजवीर, गौतमी, साथ ही सभी लोग को पता है कविता जी के एक अजीब नमूने की एक रूल्स के बारे में, जो सबको पता है लेकिन बेचारी बानी को नहीं। इसे रूल्स कम सजा नाम देना गलत नहीं होगा। भले ही कविता के नजरों में ये रूल्स क्यों ना हो, लेकिन बाकी के लोगों के लिए वो एक सजा थी, अजीबो गरीब सजा। ऐसा कौन सा था रूल्स उर्फ सजा जो कविता जी को छोड़कर सबकी चेहरे का अलार्म की तरह परेशान की घंटी बज रही थी। दामोदर जी सबके चेहरे का हाव भाव देखकर थोड़ा खांसते हुए कहा, अरे भाग्यवान बच्चों के सामने भला ऐसी बातें कौन करता है। इतने दिनों के बाद दोनों पोते घर आए हैं, पहले उनका हाल चाल पूछ लो। कविता जी ने जैसे ही ये सुना तो वो जल्दी से जाकर एरिस और तेजवीर को ऊपर से नीचे तक बारीकी से देखने लगे। ये देख तेजवीर और एरिस दोनों ही सकपका गए और सीधी पीठ करके अपनी अपनी जगह पर ठीक तरह से बैठ गए। कविता दोनों की तरफ देखकर दामोदर जी कहने लगी, बच्चे, आपको बच्चे दिख रहे हैं ये दोनों? अरे आंखें फाड़ कर देखो, दोनों की शादी हो गए हैं। अगर इन लोगों को बच्चे कहाँ लगे तो हम कब पर पोते या पर पोती को गोद में लेकर कब खेलेंगे। हाँ। ये सुनकर दामोदर जी कुछ कहने को अपना मुंह खोला ही था कि उनके मुंह को बीच में बंद कराते हुए बोली, बस कीजिए आप, कुछ मत कहिए। एरिस और तेजवीर की तरफ मुड़कर एक उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, और तुम दोनों, मुझे 1 महीने में ही गुड न्यूज चाहिए, वरना मेरा रूल्स और आपके लिए वो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, ओके? लेकिन दादी मैं क्यों? एरिस तपाक से बोल पड़ा। उसकी बात सुनकर कविता एक हाथ कमर पर रखकर बोली, क्यों? तुम क्यों नहीं? हाँ, क्या एक ही परी पर रुकने का इरादा है क्या? गलती से सोचना भी मत, ठीक है? उसके साथ खेलने के लिए बहन या भाई होना जरूरी है, समझे? जीतने भी बच्चों की किलकारियां इस घर में गूंजेगी, उतना ही ये घर स्वर्ग जैसा लगेगा, समझे? समझे? ये शब्द कविता जी इतनी जोर से कही थी कि सबके सब सवेंट्स अपनी अपनी जगह से खिसक गए। वही ओमकार, दीपेंद्र और कमल भी एक एक करके अपनी जगह से खिसक गए। वे सभी कविता जी के पीठ के तरफ खड़े थे, जिस वजह से वो देख नहीं पाई थी। एरिस अब जाकर उसे बड़ा पछतावा होने लगा कि अपने मन में ही अपने आप को डांटना शुरू कर दिया था। वही तेजवीर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे सब पता था कि यही होने वाला है, इसलिए वो बड़े ही शांति से बैठा रहा, लेकिन एरिस को देखकर वो मन ही मन हंस रहा था। एरिस ने देखा कि तेज के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान है, वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। वही कविता जी कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद पीछे की तरफ मुड़ा तो वो यहाँ वहां देखे लगी और थोड़ा तेज लेकिन चिढ़ते हुए बोली, अरे सब लोग चले गए, हद कर देते हैं ये लोग भी।
इतना बड़बड़ाती हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और रिमोट लेकर टीवी देखने लगी। टीवी के न्यूज चैनल पर वही न्यूज दिखाए जा रहे थे जो दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल में होने वाली दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन भगवान के दया से ये दुर्घटना नहीं हो पाया था। कविता जी ये न्यूज देखकर बड़ी ही गंभीर हो गई। वही तेज और एरिस दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब सभी के ध्यान टीवी पर चला गया। दूसरी तरफ कश्यप विला में बानी और बाकी के लोग भी वही न्यूज देख रहे थे। रूपाली न्यूज देखकर बोली, ये मिलिट्री ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? वो गैंगस्टर मॉल में घुसने तक सभी ऑफिसर्स सो रहे थे क्या? बानी ने ये सुना तो वो रूपाली के ऊपर चिढ़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस न्यूज को देखने लगी। कश्यप विला में अभी शाम का समय हो चुका था। महेश और रूपाली दोनों हॉस्पिटल से जाकर आ रहे थे। उनकी नजर हॉल में बैठी पिया पर पड़ी। रूपाली जाकर सोफे पर बैठती हुई बोली, पिया बेटा तुम अकेली यहाँ बैठी हो, और बानी कहाँ है? पिया बानी का नाम सुनकर थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, मॉम आप क्यों उस गंवार लड़की का नाम ले रही है? होगी उसके कमरे में, जब से यहाँ आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमरे में ही तो पड़ी रहती है। पिया रूपाली से इतना ही कह रही थी कि तभी बानी मैन दरवाजे से अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर महेश, रूपाली और पिया एक दूसरे को देखने लगे। महेश बानी की ओर देखते हुए शांति से पूछा, बानी बेटा क्या तुम बाहर गई थी? बानी का तो उन लोगों से बात करने का कोई इरादा नहीं था, तो बेमन से बोली, हाँ वो थोड़ा काम था तो बस उसी के लिए बाहर गई थी। इतना कहकर बानी बिना उन लोगों की बातें सुने ही वो सीधे अपने कमरे में चली गई। रूपाली अपनी असली रूप में आती हुई बोली, महेश सच में बानी बहुत बदल गई है। उसकी ऐसे ही बर्ताव रहा तो हम अपने बेटी निम्मी को बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जल्दी से कुछ करो महेश। महेश रूपाली के कही हुई बातों को सुनकर वो भी सोच में पड़ गया। हाँ रूपाली सही तो कह रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमारे मंसूबे पर पानी पक्का फिर जाएगा। ये ख्याल आते ही महेश उठकर स्टडी रूम में चला गया। रूपाली और पिया दोनों ही महेश को जाते हुए देख रही थी। कपूर मैंशन। मोनिका थोड़ी देर आराम करके उसे अच्छा लग रहा था। जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। उसके देखा कि उसके पापा मिस्टर किशोर कपूर और उसका बड़ा भाई कार्तिक कपूर दोनों ही बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। किशोर ने देखा कि उसकी बेटी उन्हीं की तरफ आ रही है। मिस्टर किशोर ने हंसते हुए पूछा, अरे मोनिका बेटा आओ आओ बैठो, चाय पियोगी? मोनिका मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बोली, थैंक यू डैड, लेकिन चाय नहीं चाहिए। वैसे डैड मॉम कहाँ है? इतना कहकर मोनिका की मां मिसेज कवना कपूर को ढूंढने लगी। तभी तीनों की कानों में कवना की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ बेटा। मोनिका ने अपनी मां को देखा जो सर्वेंट्स को कुछ खाने के बारे में इंस्ट्रक्शन बता रही थी। ये देखकर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसके पास जाती हुई बोली, मॉम आप क्या कर रही है? अपनी बेटी की बातें सुनकर वो बड़े ही प्यार से बोली, अरे मैं अपनी बेटी की मनपसंदीदा खाना बनाने को बोल रही थी, बस उसी का ही लिस्ट सर्वेंट को बता रही थी। बस 10 मिनट बेटा, सारा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर बस मुस्कुरा दी और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी मोनिका को कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में डिनर का समय भी हो गया। कवना सबको डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बुलाया। वे तीनों जाकर खाना खाने बैठ गए। खाना खाते हुए कार्तिक ने मोनिका से पूछा, मोनिका अब तुम आगे क्या करने वाली हो? ये सुनकर मोनिका ने जवाब दिया, भाई मुझे सिंह कारपोरेशन ए जॉब मिल गई है, बस अब मुझे जॉब पर फोकस करनी है। मोनिका की बातें सुनकर वे तीनों हैरान और खुश दोनों ही होने लगे। कवना खुश होकर बोली, अरे वाह बेटा, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। वही किशोर और कार्तिक के आंखों में भी चमक आ गई। अरे भाई, इतने बड़े कंपनी में काम कौन करना नहीं चाहेगा? साथ ही सिंह परिवार से अच्छे से रहेंगे, उनके गुड बुक्स में आ जाएंगे तो हमारा कपूर इंडस्ट्रीज भी और ज्यादा फायदा में आ जाएगा। ये सब उन तीनों किशोर, कवना और कार्तिक के दिमाग में चल रही थी कि तभी अचानक से मिस्टर कपूर के मोबाइल बजने लगी। ये देख मिस्टर कपूर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर नाम देखकर मन ही मन खुश हो गया और चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। कवना, कार्तिक साथ ही मोनिका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद किशोर ने कहा, ओके आप लोग खाना एंजॉय करो, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, उसे खत्म करके 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। इतना कहकर अपना मोबाइल लेकर बाहर चला गया। किशोर अपने गाड़ी में बैठकर तेजी से गाड़ी को चलाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के बाद एक विला के सामने आकर किशोर की गाड़ी रुकी। किशोर एक नजर यहाँ वहां डालकर बड़े बड़े कदमों के साथ अंदर चला गया।
ये विला एक शांति जगह पर बना हुआ था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं और ना ही ट्रैफिक की। ये विला के आसपास छोटे छोटे पहाड़ दिखने को मिल जाता। उस शांत जगह पर बस ये एक ही विला थी। किशोर ने जैसे ही विला के अंदर आया, विला हल्की सी झूमर लाइट्स की मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी। किशोर सीधे सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी मंजिला पर चला गया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किशोर हमेशा से यही आता हो। वो सीधे जाकर एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। ये कमरा एक आलीशान कमरा था, बीचों बीच एक बड़े से बेड और हर तरफ हल्की सी रोशनी, साथ ही खुशनुमार एयर फ्रेशनर की सुगंध मन मोहक कर देने वाली थी। किशोर ने अपने नजरें यहाँ वहां दौड़ाने लगा और उसकी नजर वॉशरूम की ओर चली गई। बिना देरी किए वो बाथरूम में चला गया। जैसे ही उसने अंदर आया, सामने का नजारा देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में हवस से भरा पड़ा था। सामने एक बड़े से टब में एक खूबसूरत औरत बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसकी हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़ के रखा हुआ था। किशोर भले ही उनकी उम्र 53 के आसपास की होगी, लेकिन दिखने में वो 40 जितना लगते थे। सामने टब में लेटी औरत दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, गुलाब होठ, भूरी आंखें, कुल मिलाकर बेहद खूबसूरत। उसकी उम्र यही 40 के आसपास की होगी, फिर भी वो किसी 26-27 के लग रही थी। वो औरत बिना किशोर की ओर देखे ही अपनी नशीली आवाज में बोली, तुम्हें वही खड़ा रहना है क्या? उसकी आवाज में सेक्सी और सेडेक्टिव लग रही थी कि किशोर धीरे धीरे चलते हुए अपने कपड़े को निकालकर फेंक रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अपने सारे कपड़े निकालकर टब के पास आकर रुक गया। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, फिर भी वो औरत बिना आंखें झपकाए एक टक किशोर को ही देख रही थी। किशोर भी उसे ही देखे जा रहा था। दोनों के चेहरे पर ना कोई शर्म था और ना ही कोई दूसरा एक्सप्रेशन, बस दोनों की आंखों में हवस साफ दिखाई दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट भी देख सकते थे, फिर भी बेशर्मों की तरह एक दूसरे को देखे जा रहे थे। किशोर टब के अंदर आकर उस औरत के बगल में लेट गया और अपनी एक हाथों से उसके कमर को पकड़कर अपने ऊपर कर लिया। किशोर उस औरत के आंखों में देखते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। वो औरत अपनी एक उंगली से किशोर के सीने पर फिराने लगे। मैं कितना खुश नसीब हूं, ये हसीन रात रोज रोज बिताने को मिलता है, किशोर ने कहा। ये सुनकर वो औरत बस मुस्कुराने लगी। उसके साथ साथ दोनों की प्राइवेट पार्ट भी एक दूसरे को छू रहे थे, जिस वजह से किशोर और उस औरत का शरीर में हवस की आग और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। उसके साथ साथ दोनों की प्राइवेट पार्ट भी एक दूसरे को छू रहे थे, जिस वजह से किशोर और उस औरत का शरीर में हवस की आग और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। औरत किशोर के ऊपर और झुकर उसके चेहरे के पास आकर धीमी लेकिन सिडेक्टिव आवाज में बोली, डार्लिंग लेट्स स्टार्ट। जैसे ही किशोर ने ये सुना, उसकी नजर उस औरत के सीने पर चली गई। अपनी ओर खींचकर और पास ले आया और उसके बॉब्स के साथ खेलते हुए कहा, माया बेबी, पहले ये बताओ काम का क्या हुआ? इतना कहकर वो बेशर्मों की तरह माया की बॉब्स को दबाने लगा। उसकी बात सुनकर माया शातिर मुस्कान के साथ बोली, तुम मुझे जितना ज्यादा खुश करोगे उतना ही तुम्हें खुशी मिलेगी। बस कोशवा को ये सुनने की देरी थी। भूखे बेड़ियों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। तकरीबन सुबह के 5 बजे होने को आए थी। माया और किशोर के काम खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार माया थक हार कर बोली, ठीक है मैं हार गई, अब छोड़ो भी। आखिरकार किशोर माया को छोड़ ही दिया। कुछ देर तक बिना कपड़ों के ऐसे ही लेटने के बाद दोनों फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर कमरे में आ गए। बाथरूम से बाहर आकर घड़ी पर समय को देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। किशोर माया के तरफ देख पूछा, माया उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? ये मत कहना कि वो प्रोजेक्ट अभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा है। जैसे ही माया ये सुना, वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, देखो किशोर, पहली बात वो प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरी बात वो दुरांगो प्रोजेक्ट है, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, इनफैक्ट वो किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और तीसरी बात, तुम अपनी दिमाग में बिठा लो, दुरांगो प्रोजेक्ट सिंह कारपोरेशन के हेड ऑफिस में है और इस वक्त CEOTS है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? माया की बात सुनकर किशोर एक गहरी सांस लेकर कहा, इसलिए तो माया मैं तुम्हें ये काम करने को कह रहा हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और तुम्हें ये भी अच्छे से पता है इस प्रोजेक्ट में कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। 10 प्रोजेक्ट बराबर के ये एक ही प्रोजेक्ट है। माया अपनी सिर हिलाकर हाँ में भरती हुई बोली, हाँ किशोर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, फिर भी मैं पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। इस बात पर किशोर माया से और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। कुछ पल चुप रहा,
माया ने देखा कि किशोर कुछ नहीं पूछ रहा है। माया उसे दिलासा देते हुए बोली, डोंट वरी किशोर, वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेंगी, फिर भी वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो मैं उसे छीन लूंगी, देख लेना। माया आखिरी बात को बहुत ज्यादा गुस्से में बोली थी। इस बातों से ये तो पता चल रहा था कि वो किसी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। माया के गुस्से को किशोर अच्छे से समझ रहा था। किशोर माया के करीब जाकर उसको चूमते हुए कहा, आई नो माय लेडी, तुम जरूर ये काम करोगी। इतना कहकर किशोर और भी ज्यादा पागलों की तरह माया को चूमना शुरू कर दिया। किशोर अच्छी तरह से जानता था कि माया को कैसे प्यार करना है और उसे किस तरह का प्यार पसंद है। किशोर एक हवस का पुजारी था तो दूसरी तरफ माया वो किशोर से कम नहीं थी, वो किशोर से 10 कदम आगे थी, या यूं कहें वो भी एक हवस की पुजारन थी। उसको बिना हवस के एक भी दिन नहीं गुजरता था। किशोर उसे चूमते हुए एक बार फिर आगे बढ़ गया। उसे चूमते चूमते माया के सीने तक आ गया था। दोनों को अपने उम्र का कोई लिहाज नहीं था। वैसे माया बहुत ज्यादा थकी होने के बावजूद वो अभी भी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद तब जाकर किशोर माया को छोड़ा था। माया थक हार वो नींद में जाने लगी। अपनी नींद के आगोश में ही धीरे से बोली, हे जानू, आज तुमने सच में खुश कर दिया। हम अब तुम घर जाकर उसको भी खुश कर दो। बेचारी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी, वो कभी कभार उसको भी खुश कर दो, वरना वो मुझे कोसेगी कि मैंने उसके पति को छीन लिया है। भले ही माया थोड़ी नींद में थी, फिर भी उसकी बातों में तंज था और साथ ही मिसेज कवर्ण कपूर को नीचा दिखा रही थी। ये देख किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ा और नहीं माया को। ये देख किशोर माया के होठों पर हल्की सी चूमते हुए कहा, ठीक है तुम सो जाओ। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और अपना कपड़ा पहनकर कपूर मैंशन के लिए निकल गया। किशोर को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था, वही माया को हवस से, क्योंकि माया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 40 साल की औरत होने के बावजूद वो बिना शादी के थी और उसे शादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। आखिर ये कौन थी माया, जो एक शादीशुदा आदमी के साथ अपना रिश्ता बना रही थी। कश्यप विला में बानी को कश्यप विला में रहते हुए आज से 2 दिन हो गए थे। बानी जल्दी से अपनी बेड से उठकर बैठ गई। उसने समय को देखा जो सुबह के 6:30 हो गए थे। जल्दी से उठकर सीधे बाथरूम की ओर चली गई। वहीं बाहर हॉल में रूपाली परेशान होकर बैठी हुई थी। उसे इतना परेशान होता देख महेश ने कहा, अरे तुम परेशान मत हो। महेश की बातें सुनकर रूपाली और भी ज्यादा भड़क गई। क्या परेशान ना हो? आखिर परेशान क्यों ना हो? वहां हॉस्पिटल में मेरी छोटी बेटी निम्मी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, वो भी रोज, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ रहा? आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो रूपाली? मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता, वो भी तो मेरी बेरी है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे हर चाल को फेल हो रही है। ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी मुझे लगता है ये वो बानी नहीं है जो हम लोग जानते थे। महेश रूपाली की बातों को बीच में काटते हुए परेशान होते हुए कहा। महेश की बातें सुनकर रूपाली गुस्से में थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि महेश जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। वो परेशान होते हुए फिर आगे बोली, वो तो है, लेकिन महेश हमारी बेटी निम्मी का क्या होगा? तुम परेशान मत हो, इसके लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, महेश ने कहा। अब इस वक्त महेश को अंदर ही अंदर गुस्सा और निराशा दोनों ही हो रही थी। बानी तैयार होकर अपनी लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई और अपना काम करने लग गई। जब से वो यहाँ आए हैं वो सिर्फ अपने छोटे से कमरे में बैठकर कामों में व्यस्त थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगा। बानी ने देखा कि तेजवीर उसे कॉल कर रहा है तो बिना देरी किए जल्दी से फोन को उठा लिया। हेलो माय डियर हबी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह मेरी याद आ गई? बानी तेजवीर को छेड़ते हुए कहा। बानी की आवाज सुनकर दूसरी तरफ तेजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साथ ही उसका दिल बानी की आवाज सुनकर और जोरों से धड़कने लगा था। तेजवीर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर वैफी, मुझे तो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट्स, हर सेकंड्स तुम्हारी याद आती है, लेकिन क्या करूं, मेरी वैफी की बातें तो मानना पड़ेगा ना। तेज की बातें सुनकर बानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तेजवीर फिर आगे कहा, वैफी, मैं आऊं तुम्हें लेने। ये सुन बानी के गाल शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो गए। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हो। आज उसे रॉयल सिंह, साथ ही बिजनेस टाइकून तेजवीर सिंह की जगह एक रोमांटिक हस्बैंड की बीवी जैसी फील हो रही थी। सच ही तो था, हमेशा खतरनाक स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर घूमने वाला इंसान आज एक प्यारा हस्बैंड होकर बीवी को बुलाने की बात कह रहा था। सच्ची में बानी के दिल में तेज के लिए और भी ज्यादा प्यार उमड़ आया था।
पिछले जन्म में शादी के बाद 5 साल शादीशुदा होकर भी वो तेजवीर से ना ढंग से बात करती और ना ही ढंग से उसे आंख उठाकर देखती। पिया तो तेजवीर के खिलाफ भड़का कर उससे दूर कर दिया था। ऊपर से वो भी तो बहुत ज्यादा डरपोक तो थी, साथ ही बेवकूफ ना समझ। क्या बानी तेजवीर के साथ अपने घर लौटेगी? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।